हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा अब इसका दूसरा जो है पार्ट वो है कुदरती विरसा। कुदरती विरसा है ना, कुदरत की तरफ से, है ना। तो जो कुदरती हयातियाती तनूव है, हयातियाती तनूव यानी हयात में अक़साम, अलग अलग अक़साम, उसमें आ जाते हैं जानदार और नबातात और उनकी बका के लिए लाजमी इदारे। जानदार और नबातात जो कि कुदरती विरसा है, तो इनको किस तरह से बचाया जाए, इसके लिए इदारों को तैयार किया गया। इसके लिए इदारे हैं जो इनकी हिफाजत करते हैं। अब ये जो इदारे हैं ये इसलिए हिफाजत कर रहे हैं ताकि आइंदा वाले नस्लों की बहबूदी हो जाए, आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसे तहजीबी और कुदरती विरसे जो कि नापैद हो रहे हैं, जो कि ख़त्म हो रहे हैं, उनकी निगहदाश्त के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, आलमी सतह पर एक इदारा है जिसका नाम है यूनेस्को। अब ये जो इदारा है यूनेस्को, इसने क्या किया है कि ऐसे ही कुदरती विरसों को जो कि नापैद हो रहे हैं उनकी उसने वो उन कुदरती विरसों को उसने अपनी फहरिस्त में तैयार किया है। तो ये जो आलमी इदारा है यूनेस्को, इसने कुछ रहनुमा उसूल तैयार किए हैं। इन रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर ही आलमी विरासत के मुस्तहिक बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसी रिवायात हैं, जैसे नट का खेल है ना, कठपुतली है, कहीं पे पोवाड़ा बोला जाता है, कहीं पे गीत गाए जाते हैं, कहीं पर जो है रामायण को बताया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऐसी रिवायतें हैं जिनको के यूनेस्को ने अपनी फहरिस्त में शाये किया है, जिसको ऐसी कुछ चीज़ों को उसने आलमी सतह पर कुदरती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया है। जैसे कि भारत में मगरिबी घाट, तो मगरिबी घाट के जो गार हैं उन गारों को 2012 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया। वैसे ही ज़िला सतारे की कास घाट या कास सतह मुर्तुफ़ा, ये भी मगरिबी घाट का ही हिस्सा है। इसे भी यूनेस्को ने आलमी सतह पर आलमी विरसे में शामिल किया है। तहजीबी और कुदरती विरसे का नज़्म व नस्र इत्लाक़ी तारीख़ का अहम हिस्सा है। इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ढेर सारा काम। अब ये जो भी तहजीबी विरसा है, तो इस तहजीबी विरसे की ज़िम्मेदारी किसकी है? मरकज़ी सतह पर भी इसकी ज़िम्मेदारी है और रियासती सतह पर भी। तो मरकज़ी सतह और रियासती सतह के महकमे आसारे क़दीमा इसकी देखरेख करते हैं। तमाम काम मरकज़ी सतह का या रियासती सतह के जो भी तहजीबी और कुदरती विरसे हैं उनकी नज़्म व नस्क, उनका इंतज़ाम का काम, उनकी हिफाजत का काम महकमे आसारे क़दीमा के ज़िम्मे है। इसी के लिए इनटेक एक ये इदारा है, इनटेक, जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। इंग्लिश में लिख देते हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इनटेक। तो ये एक ऐसी फलाही तंजीम है जो कि 1984 से काम कर रही है और इसी के ज़रिए तहजीबी और कुदरती विरसे के मुकामात की निगहदाश्त भी होती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी होता है। लेकिन ये काम इस इदारे में वहाँ के जो लोग हैं वो ही अकेले नहीं कर रहे, बल्कि इसमें उसको काम को अंजाम देने के लिए बहुत सारे माहिरीन हैं जो कि अलग अलग जो भी मुकामात होते हैं उन मुकामात की तहजीबी, समाजी या सियासी तारीख़ का शऊर पैदा करने का काम करते हैं, यानी लोगों के दिलों में शऊर पैदा करते हैं, जिसके ज़रिए लोगों में तजस्सुस पैदा होता है। अब ये जो इदारे हैं, इन इदारे में माहिरीन
लोगों के दिलों में मुकामात से मुताल्लिक तहजीबी, समाजी या सियासी बेदारी पैदा करते हैं। लेकिन जब भी वो ये इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं, मतलब किसी मुकाम की अगर वो निगहदाश्त करते हैं, तो निगहदाश्त करते हुए वो इस बात पर ख़ास तौर से ध्यान देते हैं कि जो भी मंसूबे हैं उन मंसूबों के ज़रिए विरासती मुकामात की बुनियादी साख्त ना तब्दील हो, है ना। मतलब अगर किसी मुकाम की, मिसाल के तौर पर अगर ताजमहल है, तो ताजमहल की अगर देखरेख कर रहे हैं तो महकमे के लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो इमारत खड़ी है, उसमें किसी तरह का कोई रद्द-बदल नहीं करना है। बल्कि अगर उसका कोई हिस्सा झड़ जा रहा है, कहीं का रंग निकल रहा है, कोई कहीं पर अगर किसी तरह का कोई समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इमारत को नुकसान हो रहा है, तो उसकी देखरेख करने का काम इस इदारे के माहिरीन का होता है, ना कि उस इलाके, वो जो इमारत है या मुकाम है, उसकी साख्त को तब्दील किया जाए। जो भी मुकामी लोग होते हैं तो उनके अंदर उस तामीर के लिए रुझानात पैदा किए जाते हैं। मतलब जो भी चीज़ होती है, जो भी मुकाम कहीं पर भी जिस जगह पर मौजूद होता है, वहाँ के मुकामी लोगों को उसके लिए अहमियत दिलाई जाती है। मुकामी लोगों के दिलों में अहमियत और जुस्तजू पैदा की जाती है, पैदा करना। साथ में ये भी कोशिश की जाती है कि अगर कहीं की कोई किसी तरह से कोई कामों को अंजाम देना है, किसी तहजीबी विरासती मुकाम का अगर तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुँचे, है ना। इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई जज्बात को ठेस ना पहुँचे, कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे कि वहाँ के लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचे। मुकामी लोगों को इस मंसूबे में शामिल भी करना ज़रूरी है। कहीं पर अगर इस तरह का कहीं कोई काम हो रहा है जहाँ जो ये समझ लो कि कहीं पर कोई भी एक इमारत बनी हुई है, उस इमारत को हटाना है, तो वो इमारत को हटाना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए मुकामी लोगों को तैयार करना होगा, या फिर कोशिश ये की जाएगी कि उस इमारत को वहाँ से ना हटाते हुए, इमारत का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वहाँ पर आमद रफ्त में या किसी तरह से परेशानी का बाज़ बन रही है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा और लोगों की राय से उस मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के जज्बात को ठेस ना पहुँचे। इसमें उन लोगों को भी शामिल करना ज़रूरी है। जो भी मुकामी लोग हैं उनकी रिवायती सलाहियतों को भी बढ़ावा देना ज़रूरी है ना। उनकी जो रिवायती सलाहियतें हैं तो इसको भी बढ़ावा देना ज़रूरी है, ताकि वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। इस तरह से तारीख जो है वो कारआमद साबित हो सकती है। अब इसी का एक और पॉइंट है बेटा कि भाई मुताल्लिका पेशा वराना शोबे, ऐसे कौन से शोबे हैं जो हम तारीख से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अजायब खाने और दस्तावेज़ी हिफाजत खाना, है ना। अजायब खाने और दस्तावेज़ी हिफाजत खाना, जहाँ पे चीज़ों को हिफाजत में रखा जाता है और जहाँ पे दस्तावेज़ात को हिफाजत में रखा जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मुताल्लिका पेशा वराना शोबे, यानी तारीख़ से वाबस्ता कौन कौन से शोबों में इंसान रोज़गार हासिल कर सकता है, ऐसे कौन से पेशों को वो अपना सकता है। तो अजायब खाने और दस्तावेज़ी हिफाजत खाना, इसका वो निगरान बन सकता है।
عجائب خانے میں یا دستاویزی حفاظت خانے میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی. دستاویزات ہیں جن میں خطوط بھی ہوں گے، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو صاف کرنا، ان کے لیے اب یہ جو دستاویزات وغیرہ ہوتے ہیں یا جو بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے بھی ماہرین کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ سے کیسے حفاظت میں رکھا جائے، الگ الگ طرح کی کیمیکلز کا یوز ہوتا ہے، الگ الگ طرح کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو. تو اس سے بھی لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے. ویسے ہی تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت، جیسے عجائب خانے اور دستاویزی حفاظت خانہ ہے، ویسے ہی تاریخی مقامات کا تحفظ اور نگہداشت، اس میں بھی لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی. پھر سیاحت اور میزبانی. اب سیاحت یعنی ٹورزم ہے نا، ٹورسٹوں کا آنا. اب جب ٹورسٹ آئیں گے کسی مقام پر تو خود بخود وہاں پہ لوگوں کو روزگار حاصل ہوگا. کس طرح سے؟ وہاں پر بسیز چلیں گی، ٹرینز چلیں گی، اسپیشل ٹرینز بھی چلتی ہیں ہے نا. اس کے علاوہ اس جگہ جس جگہ پہ مسافر آ کے اتر رہے ہیں وہاں سے لے کے جو چیزیں وہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اس کے لیے الگ الگ بسیز ہوں گی. وہ کہاں پر رکیں گے، ہوٹلس وغیرہ ہیں تو وہ ان کو روزگار ملے گا. ان کو ہوٹل تک پہنچانے کے لیے آمد و رفت کے جن ذرائعوں کا استعمال ہوگا ان کو روزگار ملے گا ہے نا. پھر جہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں وہاں پہ الگ الگ دکانیں ہوں گی، ان کو روزگار ملے گا. جس چیز کے ذریعے وہ وہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پہ گائیڈ ہے، اس کو روزگار ملے گا. ہر چیز ایک دوسرے سے وابستہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی کسی طرح کا گھاٹا نہیں ہے، بلکہ ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ماہر ہونا ضروری ہے. اس طرح سے ہم سیاحت اور میزبانی کے ذریعے، میزبانی جس میں کہ جب بھی کوئی سیاح آیا تو اس کا ہمیں کس طرح سے دھیان رکھنا ہے، کون کون سے، جیسے بھی تمہیں بتایا کہ آمد و رفت کے ذرائع، ہوٹل ہے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ میزبانی میں ہیں. تو ان لوگوں کو اس سے روزگار حاصل ہوگا. اب اس کے بعد اور کس کو روزگار مل سکتا ہے؟ تفریحی اور مواصلاتی ذرائع ہے نا، ان کو بھی روزگار حاصل ہوگا. تفریح اور مواصلاتی ذرائع جو ابھی تم کو بتایا، جیسے کہ بسیز ہیں یا پھر ٹیکسیز ہیں ہے نا، یا پھر الگ الگ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم گھومیں گے، تو ان سب کو بھی اس سے روزگار حاصل ہوتا ہے. اب اس کے ہر شعبے کے نظم و نسق میں مختلف صلاحیت کے حامل افراد کی ضرورت ہوتی ہے. جتنے بھی الگ الگ شعبے ہیں، عجائب خانہ ہے، دستاویزی حفاظت خانہ ہے، تاریخی مقامات کی نگہداشت ہے، سیاحت ہے، میزبانی ہے، ان سب میں الگ الگ طرح کے صلاحیت والے لوگ ہونا چاہیے. جیسے کہ ماہر تعمیرات ہیں، انجینئر ہیں، تاریخ داں ہیں یعنی تاریخ کو جاننے والے، ماہر آثار قدیمہ، پرانے وقت میں دستیاب چیزیں ان کو جاننا، پہچاننا، کون سی تہذیب سے وابستہ ہے، کون سے زمانے کی تہذیب ہو سکتی ہے نا. عجائب گھر کے نگراں کار، ماہر سماجیات، ماہر مخطوطات یعنی خطوط کو پڑھنے والے، کون سی زبان میں، کون سی رسم الخط میں، کون سے زمانے کے خطوط ہیں، کون سے راجہ کے ہو سکتے ہیں، ماہر دستاویزات، ماہر قانون، ماہر فوٹوگرافر وغیرہ. ان سب کو اس سے روزگار حاصل ہو سکتا ہے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اس میں یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف اتنے ہی لوگ ہیں جو اس سے روزگار حاصل کر سکیں گے، بلکہ قدیم مقامات، اشیاء اور عمارات کے تاریخی پس منظر کا تمام ماہرین کو علم ہونا بھی ضروری ہے. ہر ایک کو اس کے بارے میں پوری معلومات ہونا ضروری ہے. تو اطلاقی تاریخ کے شعبوں کے منصوبوں کی وجہ سے ہمیں اتنے تمام لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکتا ہے. کب حاصل ہوگا؟ جب اسے تاریخ کے بارے میں معلومات ہوگی، یعنی وہ سمجھ سکے گا کہ تاریخ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کس طرح سے کارآمد ہو سکتی ہے. تو اب ہمارا جو سبق ہے بیٹا وہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہے، لیکن سمری کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس سبق میں دیکھا کہ اطلاقی تاریخ کے ذریعے عوام الناس میں تاریخ کے تئیں رغبت کس طرح پیدا کی جا سکتی ہے نا. اطلاقی تاریخ کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ عام انسان میں ہم تاریخ کے لیے کس طرح سے رغبت، محبت یا دلچسپی جستجو پیدا کروا سکتے ہیں. اپنے تہذیبی اور قدرتی ورثے کے تحفظ اور نگہداشت کے متعلق سماج میں بیداری کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہے. جو بھی ہمارا تہذیبی ورثہ ہے یا ثقافتی ورثہ ہے جو کہ ہم نے پچھلے اس میں دیکھ لیا، یہاں پر ہم نے سب پڑھ لیا ہے،
कुदरती विरसे हैं, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त हम किस तरह से कर सकते हैं और इसमें हम आवाम को कैसे शामिल करेंगे। इस मुनासिबत से तिजारती सलाहियतों और सनत और हरफत के मैदान में किस तरह इजाफा किया जा सकता है जैसी बातों पर गौर व फिक्र, जायज़ा और मनसूबाबंदी की जा सकती है। अब इन तमाम बातों से यानी अगर कुदरती विरसा और तहजीबी विरसा इसके बारे में अगर हमें पता चल जाए कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो ख़ुद ब खुद हमारे दिल में जुस्तजू पैदा होगी, है ना। ख़ुद ब खुद हमारे दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा होगी, रग़बत पैदा होगी, समाज में बेदारी पैदा होगी और हम तारीख़ के इल्म को अच्छी तरह से जान सकेंगे। हमें समझ में आएगा कि हम इसका इस्तेमाल किस तरह से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसीलिए तारीख़ी और अवामी मकामात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने और आइंदा नस्ल की बहबूद के लिए इनकी मुनासिब तरीके से निगहदाश्त करना ज़रूरी है। अक्सर हमारी आदत होती है, हम जहाँ भी बैठे होते हैं हम उसे कुरेदने बैठ जाते हैं। मट्टी में बैठेंगे तो मट्टी को कुरेदेंगे, डेस्क पे बैठेंगे तो डेस्क पे लिखेंगे, कहीं दुकान पे जाएंगे तो वहीं पर ही हम कुछ ना कुछ बजाएंगे, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहीं पर ही हम कहीं कुछ ना कुछ हम लिखने बैठ जाते हैं, दीवारों पे अक्सर लिखते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं ये तारीख़ी विरसे हैं। अगर ये ख़त्म हो गए तो हमारी तारीख़ भी इसके साथ ख़त्म हो सकती है, या आने वाली नस्ल पिछली तारीख़ से मतलब उन्हें पिछली तारीख के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी, वो इसे जान नहीं पाएंगे। इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आइंदा आने वाली नस्ल की बहबूदी के लिए हम मुनासिब तरीक़े से इन तमाम चीज़ों की निगहदाश्त करें। यहाँ पर बेटा हमारा ये चैप्टर मुकम्मिल हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं आपकी किताब में, पेज नंबर 20 पर है, पेज नंबर 19 पर है। इसको आप एक बार अपने आप से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। वही चीज़ें हैं कि कहाँ कहाँ पर मुहाफ़िज़ खाने बनाए गए हैं, कहाँ पर दस्तावेज़ात रखने के लिए हिफाजत खाने बनाए गए हैं। मेसोपोटामिया का भी जिक्र किया गया है, उसके अलावा जो है कोलकाता के म्यूज़ियम का भी जिक्र हुआ है। तो ये चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए।